सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे इस लेक्चर का, मेटल क्लस्टर। ठीक है, मेटल क्लस्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कार्बोरेन, बोरेन्स, उनके टाइप्स, जिंटल आयन, मेटालोबोरेन्स, और इन सब में हम इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे कौन जो है किस टाइप का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है और इसको किस बेस पर इसका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पर मेटलों में भी बोरेन जुड़ा हुआ है, कार्बोरेन, जिंटल आयन क्या होता है और ये किस टाइप से स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है और कैसे इसको आइसोलोबल एनालॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ ही आइसोलोबल एनालॉजी शो करते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पर हम मिसलर एंड टार के जो क्वेश्चंस है उनके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात होगी कि बोरेन्स। तो बोरेन्स होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन। तो बोरान और हाइड्रोजन जब कंपाउंड बनाता है तो बोरान के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो हाइड्राइड के फॉर्म में इसके साथ जुड़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि बोरेन और कुछ नहीं है बल्कि बोरान का क्या है? हाइड्राइड है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि PCl5 है तो PCl5 को फास्फोरस का आप क्लोराइड बोल रहे हैं, तो वैसे ही जब आपका सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको आप सोडियम का या एल्कालाइन मेटल का हाइड्राइड बोल रहे हैं। वैसे ही जब बोरान के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पर वो हाइड्राइड फॉर्म में जुड़ता है, इसलिए इसे बोरान का हाइड्राइड भी बोलते हैं और इसे बोरेन के नाम से जाना जाता है। आज हम जनरली बोरेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके टाइप्स को आपको क्लासिफाई कैसे करते हैं इसको बताएंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके बोरेन्स होंगे उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है बोरेन्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, बोरान्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स अ न्यूट्रल एंड आयनिक स्पीसीज। बोरान जो है आपका आयनिक स्पीसीज भी बना सकता है और न्यूट्रल कंपाउंड भी बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। ये जो होते हैं आपके पैरेलल रिलेशन शो करते हैं किसके साथ? ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर और कुछ मेन ग्रुप के जो कंपाउंड है, खासकर जो बोरान के हाइड्राइड्स हैं और कार्बोरेन्स हैं, वो जो है आपके पैरेलल रिलेशन ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप कंपाउंड में शो करते हैं। दैट इज ये एक दूसरे को कई जगह पर आपने जो अब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, क्लस्टर फॉर्मेशन है, वहां पर एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं जो बोरान के है, बोरान हाइड्राइड या फिर बोरेन्स हैं, वो आपके सिमिलैरिटी शो करती हैं बॉन्डिंग के नजरिए से या स्ट्रक्चर के नजरिए से। इन द सेंस ऑफ बॉन्डिंग की कैसे बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दी देयर ओरिएंटेशन अबाउट कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जिसके जिसके जैसे, या आप ये बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के नजरिए से ये आपके जो बोरेन्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर के साथ सिमिलैरिटी या सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें बोरेन्स क्या है, तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर बोरेन्स के। तो ये आपका एक B7H7 2- है, इसको क्लोजो बोला है ये, तो अभी हम सिर्फ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लोजो बोरेन का एग्जांपल है और इसमें से कुछ फ्रेगमेंट जो है बोरान के उसको रिमूव कर दिया तो ये जो है केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पर इसको नीडो बोल दिया गया। ठीक है, फिर जो है और कुछ बोरेन्स यूनिट्स का यहाँ पर रिमूवल हो गया तो ये अरेक्नो में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं बोरेन्स के, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ हाइड्राइड ऑफ बोरान। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की कि बोरेन्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो जनरली इसको, अगर इसका जनरल फार्मूला जो है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन नंबर ऑफ बोरान्स,
और उनके ऊपर जो चार्ज है, जो आयनिक कंपाउंड ये बोरान हाइड्राइड का बना रहे हैं, तो उनके बेस पर इनको क्लासिफाई कर दिया गया है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर BnHn और उसके ऊपर +2 चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ बोरान एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर इक्वल, एंड इन दोनों के बराबर होने के बाद भी अगर उस पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसको बोलते हैं सुपर क्लोजो बोरेन। क्या कहलाता है? सुपर क्लोजो बोरेन। वैसे ही अगर देखो यहाँ पर ये सेकंड टाइप क्या होता है कि सपोज मान लो कि ये नंबर ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन आर इक्वल एंड देयर इज नो एनी चार्ज इन द कंपाउंड, वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है और बोरान और हाइड्रोजन का जो नंबर्स है वो क्या है आपका सेम है, तो इसको बोलते हैं हाइपर क्लोजो। क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोजो। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, जब ये Bn और Hn और अब चार्ज आपका क्या हो जाए -2, तो इसको बोलते हैं क्लोजो। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है या इनकी जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन होगी वो डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन्स का नंबर क्या है, कितने बोरान्स और हाइड्रोजन यूनिट्स वहां पर, या भी हो सकती है हाइड्रोजन यूनिट जो है निकल रही हैं, तो वहां पर उनका स्ट्रक्चर कौन से क्लासिफिकेशन को बिलोंग करेगा। वैसे ही अगर बात करें तो BnHn और चार्ज क्या हो जाए -4 उस कॉम्प्लेक्स उस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपका ये हो जाता है नीडो। क्या हो जाता है? नीडो। वैसे ही जब ये -6 हो जाएगा तो ये हो जाता है अरेक्नो बोरेन। इसको बोलते हैं अरेक्नो टाइप का स्ट्रक्चर या अरेक्नो टाइप का बोरेन का क्लासिफिकेशन। वैसे ही जब ये -8 हो जाएगा तो आपका ये हो जाता है हाइपो क्लासिफिकेशन के अंदर। वैसे ही जब ये -10 हो जाएगा तो ये कहलाता है क्लेडो बोरेन्स। ठीक है। तो अगर किसी को ये इतना याद नहीं कर पाया कोई, तो फिर आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपके इनके जनरल फार्मूलाज जो हैं होंगी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लिए, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। किसी को क्लोजो याद आ रहा है, उसके बाद अरेक्नो याद आ रहा है, अरेक्नो के बाद हाइपर क्लोजो याद आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर +2 यूनिट में कम होती जा रही है। एक बार +2 था, फिर 0 हो गया, फिर आपका कंपाउंड ऑक्सीडेशन कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है -2 हो गया, -4 हो गया, -6, -8, -10। तो जब आपके जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है उसको आप 2 यूनिट में आप कम करते जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए कि कब सुपर क्लोजो होगा, कब आपका हाइपर क्लोजो होगा, ठीक है, कब आपका नीडो होगा। तो ये याद हो जाएगा कि सबको? जल्दी से इसको याद करिए थोड़ा सा। सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। सपोज अगर मान लो इसको, अगर आप, ये तो आपको याद हो ही जाएगा ये 2 ऊपर वाला, आप याद किसको करो? इन 5 को लोगों को करो कि अगर ये -2 चार्ज रहेगा तो क्लोजो, देन नीडो, देन अरेक्नो, देन हाइपो, देन क्लेडो। ठीक है। आप बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हैं कि पहले कौन आएगा, सीना हक, आप कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। और सीक्वेंस क्या रखेंगे? अगर क्लोजो से आप याद रख रहे हैं तो -2, देन -4, देन -6, देन -8 एंड -10। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बोरेन्स होंगे। कब कौन सा बोरेन बोलोगे उसके लिए जनरल फार्मूला ये है। ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। यहां से आपका जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, तो आपके बोरेन के क्लासिफिकेशन में पूछता है, या फिर वहां पर वो आइसोल्युबल एनालॉजी से क्वेश्चंस कर देता है, वहां पर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करवा सकता है। ठीक है। तो एक बार आपका क्वेश्चन आ सकता है बोरेन से,
कार्बोरेन से आता है क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट से। अंतर ये होता है वो बोरेन ना होकर के कार्बोरेन हो सकता है। हेट्रोबोरेन हो सकता है, जिंटल आयन हो सकता है, कोई क्लस्टर कंपाउंड हो सकता है, और आपका मिक्स्ड क्लस्टर हो सकता है, या हाफ सैंडविच हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के वो आपको टाइप्स ऑफ बोरेन्स को पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सीक्वेंस वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना आज हमारे इस लेक्चर में डिस्कस हो पाएगा उसको हम कवर करेंगे, देन नेक्स्ट को आप बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले तो हम बोरेन को तो बात कर ली कि बोरेन जो है वो क्या होता है, उसका जनरल अगर डेफिनेशन अगर हम लें तो किसको हम बोरेन बोलते हैं वो तो ऐसे ही बात कर ली। अब क्या करते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका जनरली पूरा जो मैं एग्जांपल दिया हूं आपको मिसलर एंड टार से लिया हूं। ठीक है, 5th एडिशन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिसलर एंड टार के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका एक आपको मिल जाएगा आपके बुक में एग्जांपल नंबर 15.4 में। यहाँ पर देखो ये कुछ बोरेन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ बोरान और हाइड्रोजन है, दैट इज बोरान हाइड्राइड, जिसको हम बोरेंसी बोलते हैं। इसमें वो अगर हमको पूछता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग बोरेन्स बाय स्ट्रक्चरल टाइप, कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर रखता है, क्लोजो रखता है, नीडो रखता है, अरेक्नो रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करना, इन बोरान्स, क्योंकि पूरे जितने भी आप जनरल फार्मूला देखे होंगे उसमें BnHn लिखा होगा, दैट इज बोरान और हाइड्रोजन के नंबर को आप क्या करना, बराबर करना। और इनको बराबर करने के बाद जितना हाइड्रोजन बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 बोरान है तो मेरे हाइड्रोजन को भी इससे बराबर करना है, तो क्या हो जाएगा, वो 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन जो बचेगा उसको H+ फॉर्म में निकाल दो, और H+ फॉर्म में निकालोगे तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो वैसा करने पर देखो B10H14, तो इसको दोनों को 10 करने के लिए मैं 4 हाइड्रोजन को प्लस फॉर्म में निकाल दिया, तो वहां पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस बोरेन के ऊपर -4 चार्ज आपका आ गया। तो अगर BnHn दैट इज जब बोरान और हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है और उसके ऊपर 4 माइनस होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नीडो। वेरी गुड। तो ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, नीडो क्लासिफिकेशन होगा। वैसे ही अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमको इन दोनों को बराबर करना है पहले, तो B2H2 कर दो, 5 निकाल दो, तो 5H+ निकलेगा तो 5 माइनस आएगा, पहले से क्या है आपका 1 माइनस, तो 6 माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई, अरे वेरी गुड। तो मतलब सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कब सिंपल है ये, जो चीजें सिंपल होती है वही आपको दिक्कत देती है। अगर थोड़ा सा भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी आप भूल गए कि किसके लिए -4 के लिए नीडो होता है कि किसके लिए क्लोजो होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो जानते हुए भी आप वहां पर छोड़ के या फिर गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि कोई ज्यादा यहाँ पर मतलब वो नहीं है, मतलब सिमिलैरिटीज नहीं है कि -2 के लिए ये, -4 के लिए ये, क्या पता उल्टा पुल्टा याद आ जाए, एक ऊपर एक नीचे याद आ जाए। तो आपको अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है कि कब कौन सा चार्ज होगा तो उसके लिए कौन सा क्लासिफिकेशन होता है। अगर यही याद होगा तभी आपका आगे का कॉन्सेप्ट काम आएगा, नहीं तो क्या मतलब, आगे आपको सब चीज आता है लेकिन उसके क्लासिफिकेशन को ही आप भूल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में सबको पता होगा भाई, 8 माइनस आ जाएगा, हाइपो, 8 माइनस दैट इज हाइपो। तो आसानी से ये जो है आपका क्लासिफिकेशन कैसा हो जाएगा, हाइपो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एग्जाम्पल वाला सीरीज। अब इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको देखो ये सेम स्ट्रक्चरल टाइप में इसको क्लासिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप इसको अगर देखें तो बहुत कम समय में ये बन जाएगा। करते क्या है, 11-11 दोनों को करना है, तो 11-11 दोनों को करना है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो सिंपल सा जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहते हैं उसमें
उतने ही माइनस चार्ज और ऐड कर दो, तो यहाँ पर 2 माइनस और ऐड कर दो, 2 माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा -4, और जब -4 चार्ज होता है तो ये हो जाएगा B11 H11 -4, दैट इज क्या हो जाएगा? नीडो। वेरी गुड। ठीक है, तो आप जब देखे होंगे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको सेंड किए हैं, तो इतने क्वेश्चंस CSIR में भरे पड़े हैं। यहाँ से कभी आइसोलोबल से पूछता है, तो कभी वो क्लासिफिकेशन पूछता है, तो कभी आपका बोरेन से पूछ देता है, कभी कार्बोरेन से ले लेता है, कभी हाफ क्लस्टर ले लेता है। और अच्छी बात क्या है कि आज भी इसको 4 नंबर में देता है ये। ठीक है, तो पूरे वो ऑर्गेनोमेटेलिक में आपका ये इतना वेटेज रखता है ये वाला पोर्शन कि इनमें से तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाओ। जो आपके अच्छे अच्छे बुक्स हैं वो आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मेरे ख्याल से अब इन सबको बताने की जरूरत नहीं है। किसको समझ नहीं आया भाई, देख लो, दोनों को 5-5 करो, बराबर करो, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स्ट्रा हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन की जगह में, तो -4, दैट इज इट आल्सो फॉलो दी नीडो स्ट्रक्चर। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी दोनों 7-7 बराबर हैं, 2 माइनस चार्ज है, दैट इज क्लोजर। यहाँ पर देखो 18, दैट इज 8 एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है तो 8 माइनस यहाँ पर लगा दो, तो 8 माइनस होता है तो क्या होता है? हाइफो होता है, हाइफो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो है अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं उन्हीं के एक्सरसाइज को आप क्या करें, वहां पर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं वहीं से सीधे पिक होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लिए होते हैं तो आपको पेपर हॉल में वो बिल्कुल ऐसे कंपेयर टू अदर्स आपको इजी जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोरेंस। तो कार्बोरेंस क्या होता है? अब यहाँ पर ये कार्बन जो होता है कभी कभी जो है बोरान के साथ जुड़ा रहता है। अब ये होता क्या है कि कार्बन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो करने के कारण ये बोलता है कि बोरान जो है कि तुमसे अगर मेरे को जुड़ना है तो मैं कितने लोगों के साथ कितने लोगों के जगह में जुड़ सकता हूँ। तो कार्बन जो है किस तरह से जुड़ा हुआ है वो डिपेंड करता है। अगर अकेले कार्बन जुड़ेगा तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन की जगह में जुड़ेगा, तो एक बोरान जो होता है आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, तो एक हाइड्रोजन जो है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, तो एक BH के जगह में ये कार्बन जो है जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा था। ठीक है, और ये भी जो है आपके आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो कर रहे थे इस टाइप के बोरान्स के। दैट इज जो जिस BH के जगह में ये जुड़ा है वो BH के जगह में सेम आपके जो अरेंजमेंट है या सेम क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ बोरेन्स है उसी ओरिएंटेशन के साथ वो जाकर के जुड़ जाता है। तो जब कार्बन प्रेजेंस हो बोरेन में तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे? कार्बोरेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग जो स्कीम होती है कार्बोरेन में, वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तरह ही आपको काउंट करना है। ठीक है, तो ये जो कार्बोरेन्स होते हैं उनमें कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं, कार्बन फैमिली के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, आगे सब चीज आ रहा है। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि उससे जो है मैक्सिमम टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं सॉल्व हो जाएं, चाहे वो मेटालोबोरेंस मेटालोबोरेंस हो, चाहे मेटालो कार्बोरेंस हो, हाफ क्लस्टर हो, या फिर कार्बोरेंस हो या हेट्रोबोरेंस हो। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे होंगे तो ये कुछ यहाँ ये क्लोजो टाइप का दिख रहा होगा, ये नीडो टाइप का दिख रहा होगा, और ये अरेक्नो क्लासिफाइड आपका जो है बोरेन है। लेकिन ये जो है बोरेन्स ना हो करके कार्बोरेन्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोरान के साथ कार्बन भी यहाँ पर इस बोरेन में प्रेजेंट होता है।
तो ये जो होते हैं आपके कार्बोरेंस, या जब हेट्रो एटम जुड़ जाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह जुड़ जाते हैं, तो वहां पर वो हेट्रोबोरेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके कार्बोरेंस के। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको पूछे तो भैया ये तो देख के तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर कि ये क्लोजो टाइप का दिख रहा है, ये पक्का ये नीडो है कि नहीं, ऐसे आप कैसे बता पाओगे? तो जब कार्बोरेन दिया रहेगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो जो है कौन से टाइप के बोरेन्स के क्लासिफिकेशन को फॉलो करेगा? क्या वो क्लोजो स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, क्या वो नीडो का पार्ट है, क्या वो अरेक्नो का पार्ट है? तो इन्हीं सबको फाइंड आउट करने को हमको सीखना है। आजकल क्वेश्चन जनरली नॉर्मल बोरेन से ना करके उसको वो हेट्रो बोरेन्स, कार्बोरेन्स, हाफ क्लस्टर, आइसोलोबल एनालॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके जो है बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो भी 4 मार्क्स के, तो एक ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोरेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं बोरान और कार्बोरेन का, तो यहाँ पर बोरान जो है रिप्लेस करता है बोरान, कार्बन जो है रिप्लेस करता है बोरान के कुछ यूनिट्स को। तो अगर यहाँ पर क्लोजो है तो क्लोजो का फार्मूला तो सब पढ़ के आ गए, BnHn2- होता है। एग्जांपल देख लो, B12H12 2-। तो कार्बोरेंस क्या होता है, तो एक बोरान के जगह में आपका जो है ये जो कार्बन है रिमूव हो जाता है। तो अगर यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वहां पर आप ये बोलेंगे कि 2 बोरान को वो क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इसका कार्बोरेट का जो जनरल फार्मूला यहाँ पर निकलेगा वो C2Bn-2, मतलब 2 बोरान्स कम होंगे जितने नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों बराबर थे, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnBn-2HN। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, इस क्लोजोबोरेन दैट इज ये जो B12H12 है वो क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर रखता है, तो C2B10H12 वो भी आपका क्लोजो टाइप का स्ट्रक्चर रखेगा। यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन 12 है लेकिन बोरान 10 है, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि 2 बोरान जो है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया उस क्लोजो फॉर्म में 2 कार्बन ने। वैसे ही अगर आप नीडो की बात करेंगे तो इसमें आपको पता होगा कि कितना चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है। तो -4 चार्ज कैसे होगा, तो ऑब्वियसली भाई जो 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं उनको रिमूव करते हैं तो वहां पर वो -4 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर जो है आपका, अगर उस क्लस्टर के ऊपर जो है आपका -4 चार्ज है तो वो जो है 4 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज BnHn+4। ये भी उसका एक जनरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए ये B10H14 जो है ये एक नीडो क्लस्टर को बोरेन के रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर सपोज मान लो कि जब 2 बोरान्स को आपका जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया 2 कार्बन से, तो वहां पर ये जो आपके Hn+4 थे वो आपके Hn+2 हो जाएंगे। जैसे कि इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा C2B8H12। तो ये जो आपका नीडोबोरेन है उसमें अगर 2 कार्बन जो है अगर इसको रिप्लेस करता है तो आपका ये नीडो कार्बोरेन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो एक जनरल फार्मूला है, हमको तो ऐसा जुगाड़ बनाना है कि इन सब जनरल फार्मूलाज को याद न रखते हुए भी एक ही जनरल फार्मूला जो हम ये याद करके आए हैं उसी से हम सीधा क्या कर दे, उस कार्बोरेन्स का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन निकाल दे कि कौन से टाइप के बोरेन्स को वो
फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस स्लाइड को अच्छे से समझना, जिसको ये स्लाइड समझ आ गया उसका बहुत सा प्रॉब्लम आपका ये जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में आपके पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लस्टर के, वहां पर ये कॉन्सेप्ट इतना काम आता है कि आपका 50% काम जो है खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको समझना, यहाँ पर टॉप में जो मैं मेंशन किया हूँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्यों? क्योंकि यहाँ जो खेल होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेल कैसे होगा? क्योंकि मैं बात करूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हमको कन्वर्ट करना है बोरेन में, चाहे वो कार्बोरेन हो, चाहे वो हेटेरोएटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग आपका जो बोरेन हो, उसको पहले हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से उसको नॉर्मल बोरेन में कन्वर्ट कर देना है। और हमको पता है कि जब हम नॉर्मल बोरेन में किसी को कन्वर्ट कर देंगे तो वहां पर BnHn -2 -4 -6 के कॉन्सेप्ट से हम पक्का पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका क्लोजो होगा, कौन सा नीरो होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले में यहाँ पर मैं बोरान फैमिली को रिप्रेजेंट किया हूँ और सबको पता है कि बोरान फैमिली के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। वैसे एल्यूमिनियम के लिए 3s2 3p1। ठीक है, और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो वैसे जब लेफ्ट टू राइट बोरान के बाद चलते जाते हैं तो सबको पता है कि बताने की चीज नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान फैमिली के पास 3 होते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, नाइट्रोजन वाले में 5 होते हैं, ऑक्सीजन वाले में 6 एंड हाइड्रोजन ग्रुप कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको उस ग्रुप के सभी के लिए लेना है, सभी के लिए जो है उतना सेम इलेक्ट्रॉन लेना है आपको। आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन काउंट करने में आप गलती किए, और एक इलेक्ट्रॉन काउंट का मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन से होगा, और एक हाइड्रोजन को जैसे ही यहाँ पर आप गलती करेंगे वहां पर आपका क्लोजो से वो क्या पता नीडो चला जाए, नीडो से क्या पता वो अरेक्नो चला जाए। तो इसको बहुत केयरफुली आपको काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता चल गया क्या कि कौन से ग्रुप का जब मेंबर होगा तो उसके जगह मैं कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं, अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की जगह मैं क्या रखूंगा? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो बोरान से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो बोरान भी तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि जो भी दिया रहे क्वेश्चन में उसको पहले हम बोरान के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही अगर कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर दिख जाए तो कार्बन फैमिली का जब कोई भी मेंबर दिखेगा तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाँ, फास्फोरस के नीचे ऑक्सीजन ही है। फास्फोर, हाँ ये गलती से हो गया। ठीक है, ये जो है आपका, हाँ ये आप थोड़ा सा ये इसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, एएस आएगा। ठीक है, चल, ऐसी गलती थोड़ी थोड़ी हो सकती है भाई, टाइप करने में हड़बड़ी में ये सब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट कर देना, बता देना मेरे को भी। तो देखो यहाँ पर जब कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर हो तो वहां 4 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोरान के टर्म में इसको किसी को भी कन्वर्ट करूंगा तो बोरान तो 3 ही दे सकता है, तो एक का जुगाड़ कौन करूंगा? तो पर इलेक्ट्रॉन मेरे को एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन लेने की बात आए तो वहां पर आपको क्या रिप्लेस करना है? BH। या फिर पहले अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो,
सिलिकॉन है तो उसको पहले कार्बन में कन्वर्ट कर लो, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 4। और तो कार्बन से फिर आप कन्वर्ट कर लो इसको बोरान और हाइड्रोजन में, तो ऑब्वियसली एक कार्बन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ BH। तो अब आप समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा किसी के वैलेंस शेल में, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी ग्रुप हो, तो उसके जगह में मेरे को कितने बोरान और हाइड्रोजन लेने हैं? तो एक बोरान, एक नाइट्रोजन या एक फास्फोरस या एक आर्सेनिक के लिए एक बोरान। अब एक बोरान लेने से तो मेरे को 3 ही इलेक्ट्रॉन मिला, तो मेरे को चाहिए था तो 5, तो आपको पर इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन और बढ़ाते चलना है। तो एक हाइड्रोजन से एक, तो 2 हाइड्रोजन से 2, और एक बोरान से 3, दैट इज आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मेरे को बोलता है कि ले तो कार्बन फैमिली के अकॉर्डिंग उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक बनाओ करके, तो कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर ले लेना। तो कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर लोगे तो कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? BH2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CH। या फिर बोरान फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, वैसे ही CH फॉर्म में कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। दैट इज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एल्यूमिनियम H2 है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा किसके साथ? सपोज मान लो Bi है और Bi नाइट्रोजन फैमिली का है, तो मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक हाइड्रोजन और चाहिए। ठीक, सॉरी ये जो है आपका बोरान है, दैट इज ये वाला फैमिली का लो, तो यहाँ पर ये बिस्मथ जो है, ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर, ये बिस्मथ जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा एल्यूमिनियम और H2 के। और कार्बन फैमिली से अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको चेक करूं, तो जैसे कोई भी ले लो आप कार्बन फैमिली का, जैसे सिलिकॉन लेते हो, तो सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, मेरे को 5 करना है, तो यहाँ पर एक H चाहिए रहेगा। तो जब कार्बन फैमिली आएगा तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। जब बोरान फैमिली आएगा तो वहां पर बोरान के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर होगा तो उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन के लिए और किसी हाइड्रोजन का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपका जब ये 6 होगा तो होगा, तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि बोरान से अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो बोरान के लिए मेरे बोरान के साथ 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। जब कार्बन फैमिली के किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन के साथ या कार्बन फैमिली वाले के साथ 2 और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। जब नाइट्रोजन फैमिली से मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के, तो 6 करने के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन का जरूरत लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली का तो बात ही वही कर रहे हैं कि जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऑक्सीजन फैमिली वाले को और किसी हाइड्रोजन के साथ नहीं जोड़ना है। तो these all are isoelectronic to each other, लेकिन आइसोलोबल मत बोलना। क्यों? क्योंकि आइसोलोबल के लिए 2 कंडीशंस वहां पर वेरी करते हैं, परफेक्ट आइसोलोबल या नॉर्मली आइसोलोबल। तो आइसोलोबल जब मैं पढ़ाऊंगा तो कौन परफेक्ट आइसोलोबल होगा और कौन परफेक्ट आइसोलोबल नहीं होगा उसको भी बात करेंगे। जैसे कि ये गौरव है क्या, उस दिन पूछ रहा था कि जी सर, कि वहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहे थे अपन वहाँ पर, तो निखिल का सर Fe इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आयरन बस का पूछ रहा है ऐसे करके, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया करके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आइसो स्ट्रक्चर या सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैटर करता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत लोग हो सकते हैं कि अगर, लेकिन अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ अगर आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हमको ध्यान में देना जरूरी है। ठीक, वैसे ही जब 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े तो कोई भी हो, हाइड्रोजन फैमिली का तो कोई भी हो तो अकेले किसी बिना हाइड्रोजन के हेल्प के 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन इसको हमको जब रिप्लेस करना है दूसरे ग्रुप से
तो जब बोरान ग्रुप रिप्लेस करेगा तो तीन बोरान मतलब बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 7 करने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज BH4। तो कार्बन फैमिली का लोगे तो 3 हाइड्रोजन मिला करके 4 3 7, नाइट्रोजन फैमिली 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 हाइड्रोजन मिला करके 7, और ऑक्सीजन फैमिली 6 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 हाइड्रोजन मिला करके 7। तो दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि कब हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ EAN की। EAN दैट इज मैं कंप्लीट उस मेटल के उस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन से ये नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फास्फोरस के पास जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके पास भी आपके 5 वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन द सेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको वहां पर बता रहा था 18 जब आपको निकिल वगैरह के लिए जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहा था तो वहां पर मैं बोला था कि वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को मत गिनना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत लोग फॉलो करते हैं। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर वहां पर पूछता है तो आप EN को देखना कि कौन सा 36 हो रहा है, ये कौन सा जो है आपका 86 हो रहा है। ठीक है, और कौन सा आपका 54 हो रहा है, डेट इज क्रिप्टॉन जिनान, ये सब कर दो। तो वहां पर ये सब देखा जाता है। यहाँ पर मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। एक बार क्विक रिस्पॉन्स करो भी, समझ आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे का रास्ता बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है, इसमें हमको डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर कार्बोनेट्स को दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोरान्स के जगह में आपको कार्बन भी दिख रहे होंगे। तो जब ऐसा हो तो हम तो कार्बन, जब कार्बन वाला अगर बोरान को हम बात करते हैं तो उसके लिए जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां पर तो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि फिर से एक नया रूल पढ़ो, एक नया फार्मूला पढ़ो कि अरे C2BN-2H+2 इतना सारा फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करो, इनको जो है पहले इस कार्बन को ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से बोरान में कन्वर्ट कर दो, और जब बोरान के फॉर्म में इसको तुम कन्वर्ट कर दोगे तो फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन वही बोरान बोरान वाला हो गया, और बोरेन वाला क्वेश्चन हो गया। तो उसको तो सब पढ़ते हो, सब जानते हो, आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन को बोरान में कन्वर्ट करूंगा तो बताओ एक कार्बन के लिए कितना BH? एक BH। एक BH एक कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन, तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा बोरान और 1 हाइड्रोजन। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करो। गलती से बचने के लिए पहले तुम क्या करो, एक कार्बन का एक BH होता है, एक कार्बन का BH कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है क्या, तो इसको ऐसे ट्वाइस कर लो। एक कार्बन का BH तो 2 कार्बन का ट्वाइस करो, और यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ है B9H12 माइनस। अब इसको आप सिंपल सा अब बराबर करो कि देखो 9 बोरान यहाँ पर हैं और 2 बोरान यहाँ पर हैं, तो 9 और 2 कितने होंगे 11 बोरान, और हाइड्रोजन कितने हैं 12 तो यहीं पर हैं, और 2 इनके अंदर देखो यहाँ पर एक H है तो यहाँ बाहर में 22 है तो 2 हाइड्रोजन, तो 12 और 2 14, और ऊपर में कितने माइनस हैं, एक माइनस। समझ आया क्या भाई? अब आपको बहुत अब सिंपल हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोजन और बोरान को बराबर करना है, और जितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो रहे उसके लिए माइनस लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहे थे, उसको बाहर करो H+ फॉर्म में, और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा माइनस लगाएगा, एक पहले से है तो वहाँ पर B11H11 4 माइनस, और जब 4 माइनस आता है तो वहाँ पर नीडो। और ये नहीं करना भी है सीधा
अरे इसके ऊपर -4 है, तो सीधा पहले देख लेना कि दोनों बोरान और हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं। चार्ज को लास्ट में देखना है, और कब देखना है, जब दोनों बोरान और हाइड्रोजन का नंबर जब सेम हो जाए, उस कंडीशन में कितना चार्ज आ रहा है ऊपर में, उसको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बोरेन का क्लासिफिकेशन करना है। अब आप आसानी से जान गए होंगे कि यहाँ पर देखो 2 BH, एक कार्बन है, तो इस कार्बन के जगह में 2 BH आएगा, तो 2 BH आएगा, तो यहाँ पर ट्वाइस करके यहाँ पर बोरान कितने होंगे, 7 और 2 9, 13 से 2 15, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं, 6 एक्स्ट्रा है क्या भाई, ऑब्वियसली 6 माइनस और 6 माइनस होता है तो अरेक्नो। तो आसानी से आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अब कार्बोरेंस को भी आसानी से आप उसका स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्लासिफिकेशन को वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है क्या, कार्बोरेन बना सकते हो आप, ठीक है। यस। चलो अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में क्या है, तो सेम कॉन्सेप्ट, चलो फटाक से जल्दी से बताओ आप कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। नीडो। पहले वाले का क्या होगा, नीडो। चलो एक का रिस्पॉन्स आया नीडो, सेकंड सेकेंड क्लोजो। क्लोजो, नेक्स्ट सब सॉल्व करो, कॉपी पेन, अरेक्नो। अरेक्नो। अरेक्नो, थर्ड अरेक्नो। कॉपी पेन रखे हो सब, सब कॉपी पेन निकाल के रखो, अब भी सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, भले चाहे आज का वीडियो 2 घंटे 2.5 घंटे का बने। ठीक है, सबका है कि यस सर। एग्री करते हैं, मैं बनाऊं भैया, हम तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं, हम क्या है, हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे सिली सिली मिस्टेक बहुत होते हैं, इसलिए हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। पहला क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि भैया एक कार्बन के जगह में एक BH लगाओ, 3 कार्बन है तो 3 लगाओ, और पहले से यहाँ पर कितने हैं, 3 बोरान और H7। अब इसके बाद क्या करो, 3 बोरान यहाँ है, 3 बोरान यहाँ है, तो टोटल हो गए वो B6, और H7 7 यहाँ हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका H10। और जब इसको बोरान और हाइड्रोजन को नंबर को आप सेम करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को सेम करो, और जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं उतने ही आप यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दो, तो ये -4, दैट इज नीडो। तो पहले वाले जो बोले हैं वो तो सही बोले हैं, उन लोग काफी ज्यादा होशियार हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। हमसे गलती होती है इसलिए हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, BH, तो 2 BH, तो 2 BH दैट इज, यहाँ पर ये तो 2 बोरान एक्स्ट्रा कर दो तो B7, और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कर दो तो B9, सॉरी H9, और जब इसको बराबर करें तो B7 H7, और ऊपर में 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको माइनस में करो, और जब -2 चार्ज होता है BnHn के साथ, तो वहां पर वो क्लोजो। समझ आया क्या, तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि क्लोजो के साथ जो अरेक्नो बताए वो सही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर B9 हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट का भी थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, और सिंपल सी बात है, 1-2 स्टेप कम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये B9, और B9 के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ा दो तो B14, दैट इज माइनस, और यहाँ पर जब B9 में यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे B9 और H9, तो यहाँ पर 5 तो यहाँ हो गए एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, और एक माइनस पहले से है, तो दैट इज -6, इट्स बिलोंग्स टू अरेक्नो। सबका आया था क्या यही, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो
तो कार्बोरेन भी आप सीख गए, मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, सब क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वैसे ही इसको आप कैसे करेंगे भाई? अब कार्बन कार्बन हो गया वो, अब कुछ नया करते हैं। अब हेट्रोबोरेंस की बात करते हैं। हेट्रोबोरेंस जैसे कि हेट्रोएटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब आते हैं। तब क्या होगा? तो ये तो सॉल्यूशन पहले से है, तो बताओ सल्फर के लिए कितना BH लिखोगे? BH4 BS सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन देता है भाई? 6 ऑक्सीजन फैमिली का है ना, तो BS3 ऑक्सीजन फैमिली का क्या BS3 होता है? 6 BH3 इलेक्ट्रॉन। ठीक BH3 है, तो बोरान में अगर मैं BH3 इसको चेंज करूंगा तो एक बोरान बेचारा 3, तो इसको और कितने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हेल्प करना पड़ेगा? 3। हो गई थी नहीं गलती? कौन था BH4 वाली? ठीक है, कौन थी? तो मैं ठीक। तो देखो, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, एक हाइड्रोजन भी इधर उधर हुआ तो पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ क्लोज से ओपन हो जाओगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखना, BH3 जब लिखोगे तो बताओ, एक सल्फर के बदले, एक ही तो सल्फर है, तो पहले आपको क्या करना है? BH3 लिखना है, उसके बाद फिर B9H11। तो अब इसको जोड़ो आप, तो पहले से 9 बोरान और 1 बोरान एक सल्फर के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 10। हाइड्रोजन पहले 11 था, आपका 3 और आ गया सल्फर के कारण, तो यहाँ पर 11 3 14। अब देखो ये B10H14 हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा प्रोटॉन को बाहर निकालो और माइनस लगाओ, B10H10 4 माइनस, दैट इज इट बिलोंग्स टू नीडो क्लासिफिकेशन। समझ आया क्या भाई? तो देखो हड़बड़ी, देखो कार्बोरेन मतलब सब कार्बन कार्बन पढ़ के तो जाते हैं। ठीक है, और क्या पता वो कार्बन के नीचे वाला लेड वेट दे दे। समझ आया क्या भाई? तो थोड़ा केयरफुली ना, कि पहले देख लेना कि कौन से फैमिली को, ये कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करता है और कौन से ग्रुप के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बताओ किसके लिए कितना? सर कार्बन के लिए BH कार्बन के लिए BH और और फास्फोरस के लिए फास्फोरस के लिए BH2 फास्फोरस के लिए BH2। वेरी गुड। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आप ना बोरान टर्म में आ जाओगे ना, तो बोरान टर्म में आने के बाद आप कंफर्ट फील करोगे। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना सीधा यहाँ कार्बन के लिए BH, मन में बोल रहे हो आप BH और इधर लिखोगे BH3। तो थोड़ा सा पहले उसको क्या कर लेना, कभी भी ऐसा जब कॉन्सेप्ट आए हेट्रोबोरेंस कार्बोरेंस की, तो पहले उसको कोशिश करना है कि एक पेन चला लो, एक लाइन, कि पहले उसको बोरान के टर्म में कन्वर्ट कर लो। और जब बोरान के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो सामने जब दिखेगा वो चीज, तो आपको गलती नहीं होगा, या बहुत कम चांसेस होंगे गलती के। लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं लगेगा तुम बोल BH2 रहे हो और लिख BH दोगे या BH3 लिख दोगे। ठीक है, चलो, तो अब आसानी से इतना कर लियो, तो अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्लोजो टाइप आएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं इसके एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सल्फर क्या बोलता है? मैं तो ऑक्सीजन फैमिली का हूँ, और ऑक्सीजन फैमिली का हूँ, इसलिए मैं कितने इलेक्ट्रॉन देता हूँ? 6 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो 6 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो दैट इज BH3। और BH3 होगा तो क्या होगा? B10H12, दैट इज B10H10 -2 और क्लोजो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन बताएगा कि ये GE, जूली आप मत बताना, ठीक है, और बाकी लोग बताओ कि ये GE कौन से फैमिली का है?
14 थी। कार्बन 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 दिया ना, तो देखो कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कार्बन भी दिया और इधर से जी भी दिया है। तो एक जी दैट इज कार्बन, तो कार्बन के लिए BH, तो Ge के लिए भी BH, तो ये तो Ge का BH हो गया। अब कार्बन का कौन BH होगा, तो एक कार्बन के लिए एक BH, तो 2 ठो कार्बन है तो 2। अब बताओ भैया, अब ये B9 हो जाएगा H11। अब इसको थोड़ा सा आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 1 13, तो B13 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 11 और 2 13 और 1 14। कहाँ गलती है रे, कहाँ गलती है, 9 2 11 17 12 ये 9 12, क्योंकि जैसे ही ऑड हो जाएगा वो सब जान जाएंगे कि अरे ऑड हो रहा है मतलब कुछ न कुछ गलती है। तो 9 और 2 11, 11 और 1 12, ठीक है। तो ये यहाँ पर B12 H14 दैट इज क्लोजो, ठीक। यस सर। तो ये भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा माइनस है, सल्फर के लिए जो है 6 इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, एक B और 3 H, रैकनो। बिल्कुल। तो ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि इसको तो सब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब अपन जंप करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिंटल आयन। कौन जानता है जिंटल आयन क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज जिंटल आयन? कैसे, अरे आ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। देखो होता क्या है कि क्लस्टर बन रहे हैं, और जब क्लस्टर बनेंगे तो मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स खुद से खुद में जुड़ने, जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी होती है, अरे P4 Sp6 S6, तो यहाँ पर मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में जुड़ के क्लस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अरे भैया आप क्लस्टर जब बनाए हो तो कुछ ओरिएंटेशन होगा तुम्हारा, कुछ ज्योमेट्री होगी, तो वही यहाँ पर भी बात करेंगे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर किस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो जिंटल आयंस में भी उसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम बोरेन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कैसा है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सिंपल सा वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, आपका जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जिंटल आयंस क्या होते हैं, इट इज अ पॉली एटॉमिक आयंस। एटम जब जो है बहुत सारे जुड़ करके, खुद एटम जो बहुत सारे जुड़ करके अपने आयंस फॉर्म में जब क्लस्टर बनाते हैं तो ये होते हैं आपके जिंटल आयंस कहलाते हैं। और जिंटल आयन जो होते हैं वो क्लस्टर विदाउट लिगेंड, बिना किसी लिगेंड के इन लोग क्लस्टर फॉर्म में एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कोई भी लिगेंड नहीं होता, इसलिए जो है आपका नेक्ड क्लस्टर कहलाते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये, ठीक है, ऋतु माइक ऑफ करो, ठीक, हाँ। देखो यहाँ पर कि ये Se जो है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का एक एटम है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, वो जो है AC42 प्लस, वैसे ही Te42 प्लस और Hb42 माइनस में इस तरह की ज्योमेट्री वाली जो है क्लस्टर बनाता है। Ge42 माइनस SN42 माइनस, ये ऐसा अरेंजमेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेटल सॉरी जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो खुद एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक जो बिना लिगेंड के एक क्लस्टर टाइप का जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको इन सभी का बोरेन्स के रिस्पेक्ट में किस टाइप का बोरेन्स का ये क्लासिफिकेशन रखेंगे उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? तो चले क्या भाई, 2-4 को यहाँ पर सॉल्व कर ले। जैसे कि करना क्या है, एक मैं करता हूं
अगर मैं इसको अगर काउंट करूं, इसको अगर सॉल्व करूं Fe2+ को, तो करना कुछ नहीं है आपको। अरे भैया ऑक्सीजन फैमिली का कौन है ये? सेलेनियम है। ऑक्सीजन फैमिली कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो एक बोरान और 6 करने के लिए उसको 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गए आपके BH3। अब BH3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ही सेलेनियम थोड़ी है, एक सेलेनियम के लिए BH3 होता है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं? 4। और इसके ऊपर चार्ज कितने हैं? 2+। तो बताओ ये अल्टीमेटली क्या हो गया? ये जो है B4, 4 तिया 12, H12 और H12 के साथ इसके ऊपर कितने चार्ज हैं? +2। समझ आ रहा है क्या? और उसके बाद करना कुछ नहीं है आपको। अब इनको बराबर करो, जितने बोरान्स हैं उतने ही आप क्या करो? हाइड्रोजन्स करो। तो यहाँ पर ये B4 H12 जब आप करेंगे तो H12 बोलता हूँ, H4 जब आप करेंगे तो 12 में से सिर्फ 4 हाइड्रोजन रखना है, तो कितने निकल जाएंगे? 8। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बाहर हो गए? प्रोटॉन फॉर्म में आपको 8H+ को बाहर करना है। और इसके ऊपर जो है जब 8H+ जब बाहर जाएगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे? -8। और -8 के अलावा इसके ऊपर पहले से कितना चार्ज है? +2। तो जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका B4 H4 और आपका चार्ज कितना होगा? -8 + 2 दैट इज -6। और जब -6 होगा तो इसको क्या बोलते हैं? अरेक्नो। तो ये जो आपका सेलेनियम Ac4 2+ है वो किस टाइप का बोरान क्लासिफिकेशन रखता है? अरेक्नो। कैसे सॉल्व करना है समझ आया क्या? इजी है क्या? आपको करना कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि कौन से एलिमेंट के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कितने बोरान के हाइड्रोजन के साथ यूनिट रखने हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे इसको आप। जितने भी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर पूरे के पूरे को आपको नहीं सॉल्व करना है कि किसके लिए क्लोजो होगा किसके लिए नीडो होगा, कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो कुछ और हैं एग्जांपल्स, जैसे कि ये TL है 7 10+, इसको भी आपको सॉल्व करना है। वैसे ही जब 10 एलिमेंट्स G के 10 एलिमेंट्स 2- और लेट के PB 10 2- जो है कौन सा ज्योमेट्री रखता है, इन सब को आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वही है, आपको कौन से एलिमेंट के लिए कितना जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अकॉर्डिंग कितने बोरान्स और हाइड्रोजन्स ऐड करने। क्लियर है? मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर एक एलिमेंट है तो यहाँ पर एक एलिमेंट के लिए आपको एक बोरान दिखेगा ही, दैट इज अगर Ge 10 है तो वहां पर 10 B10 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्योमेट्री रखना है तो ऑब्वियसली आपको पर Ge को एक बोरान से तो रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज जितने यहाँ पर रिप्लेसेबल एलिमेंट्स होंगे उतने बोरान्स तो आपको हर बार दिखते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद जब प्रैक्टिस करते होंगे तो आप इन चीजों को नोटिस करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, इसको सॉल्व करें। चलो भाई बताओ TL के लिए कितना BH लूं मैं? कौन से ग्रुप का मेंबर है ये? बोरान ग्रुप का। बोरान का ही है। यस सर। तो बोरान का ही है तो फिर तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन देता होगा ये, और 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो बोरान में कन्वर्ट करूंगा तो मैं तो बोरान 10 लूंगा, हाइड्रोजन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और SN कार्बन फैमिली कहे सीता जी सुन प्रभु। ठीक, तो आपका क्या होता है कार्बन फैमिली के लिए BH कितने ठो है? 8। तो 8 3- क्या हो जाएगा अल्टीमेटली B9
H8 यही होगा क्या? मजा आ रहा है क्या? B9 H8 3 माइनस। अब कैसे करोगे? ऊपर वाला एक हाइड्रोजन नीचे ले आएंगे। ऊपर वाला एक हाइड्रोजन, अरे जो चार्ज है उसको देखो, नीचे ले आएंगे तो बिल्कुल। जैसे कि क्या होता है, हम H प्लस को रिमूव करते हैं तो वहां पर उसके ऊपर क्या लगाते हैं? माइनस चार्ज। तो रिमूव करते हैं तो माइनस चार्ज, तो अरे ऐड कर दो ना, तो एक चार्ज को खत्म कर दो बेचारे का। तो यहाँ पर अब क्या करो, B9 H9 और यहाँ -3 है, उसको क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस। दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ क्लोजो स्ट्रक्चर। यही लोग तो कहाँ आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, सब कॉन्सेप्ट को कवर कर जाते हैं, और हमको जो बना लेते हैं वो फालतू का खुश होता है कि इतना इजी क्वेश्चन आया था। अरे उनसे पूछो जो सब पढ़ के गया कि निकालना है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की जरूरत पड़ गई, अब उसको इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं जोड़ू कि ना जोड़ू। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो क्वेश्चन वाले कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। ठीक, जिंटा लाइन आया क्या समझ में? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। सर फर्स्ट का निकालिए ना। किसका? TL7 का। TL7 का सर तो इसमें जो 10 माइनस लगा वहीं से हाइड्रोजन लेते जाएंगे। 10 माइनस 10 प्लस है। हाँ, तो देखो उसको देते जाना आप हाइड्रोजन, क्या करोगे? ठीक है, TL के क्या होता है? बैगन आलू गाजर इन थैला, B7 B7 10 प्लस। ठीक है, क्या करना, क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे। कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे बताओ? 7। चल 7 कर, B7 H7 कितने प्लस बचे? 3। यस सर। तो इसका क्या पढ़े हो भैया, B7 H7 का जब 3 प्लस आता है तो इसका क्या जुगाड़ है? गूगल करना, क्या से पाता है मेरे भी बताना। ठीक है, इसका कौन सा क्लोजो आता है, नीडो आता है कि क्या होता है, क्योंकि ऑड के लिए तो अभी नहीं पढ़े हो आप कुछ, अभी तक तो हम कहीं भी बात नहीं की कि ऑड के लिए क्या करना है। समझ आया? क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं इवन किया तो इधर डिस्टर्ब हो जाएगा ये। बोरान और हाइड्रोजन के नंबर को भी तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका ये अच्छी बात है, एक नया मेरे को पता चला, इसको गूगल करके बताना मेरे को। ठीक है, या ढूंढ के बताना उससे क्या होता है। तो ऐसे ही सबको सॉल्व करना, कौन जो है ऐसे ही मिस कॉन्सेप्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो उससे थोड़ा सा वेरिएशन शो कर रहा है, और उन्हीं लोगों को आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है कि ये अगर क्वेश्चन में आ गए तो क्या होगा, और उन्हीं लोग ही क्वेश्चन में आएंगे। बहुत पूछ चुका नॉर्मल इन सब कॉन्सेप्ट सब बना देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे ही लोग कहलाते हैं एक्सेप्शन। ठीक, चलो अब बात करते हैं मेटैलोबोरेंस की। अभी तक सिर्फ हम नॉन मेटल वही जो आपके मेन ग्रुप के एलिमेंट्स है, कार्बन, बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यही सब कर रहे थे। अब बात करेंगे जो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से उठता है, क्योंकि यहाँ पर आती है बात रिलेशन की, मेन ग्रुप केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स दैट इज ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट और मेन ग्रुप जब अपना कंपाउंड बनाते हैं तो इनमें इनके ज्योमेट्री में किस तरह से रिलेशन शो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं
कि कैसे हम निकाल तो लिए किसके लिए मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में। यहाँ पर आपको बात करने की जरूरत पड़ जाती है 18 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल पर। 18 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि अरे जिसका वैलेंस शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मतलब वो मस्त वाले क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। वैसे ही जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर जो कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं कि 8 वाट इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां पर अगर किसी कॉम्प्लेक्स के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन आपको कैसे सोचना है, 18 वाला उधर स्टेबल, तो मेन ग्रुप में जो बात करते हैं वहां पर 8 वाला स्टेबल। तो यहाँ पर हमको 18 और 8 में रिलेशन देख करके बात करना है। तो वैसे ही कोई वहां पर 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो 17 के लिए रेस्पेक्ट में हम कितना इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 18 का 8 के साथ रिलेशन, 17 का 7 के साथ रिलेशन, तो 10 का तो गैप है, तो 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी के पास, तो इधर हमको 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन देखना है। तो चलिए उसी को हम बात करते हैं। मेटलोबोरेन क्या है कि ऐसा बोरेन जिसमें मेटल भी प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा, मेटलोबोरेंस। और अच्छी बात क्या है, मेटल के साथ साथ अगर उसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो तो मेटलोकार्बोरेन। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनमें इन सभी का आपको क्या करना है, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो किस टाइप का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, इन सभी में आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट से पहले तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है ये कि ये है क्या, मेटलोबोरेन, ये मेटल प्रेजेंट है और ये बोरान प्रेजेंट है। ये एक टाइप का ऐसा क्लस्टर है जिसमें मेटल और बोरान दोनों प्रेजेंट है। इट इज अ काइंड ऑफ मेटलोबोरेन क्लस्टर। तो इनमें वो ये पूछता है कि बताओ कौन से जो हैं क्लोजो टाइप है, नीडो टाइप है, अरेक्नो टाइप है, दैट इज कौन से टाइप के बोरेन्स को ये जो है बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सा कौन क्लोजो है कौन नीडो है ये पूछ दिया है। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तब हम क्या करेंगे, क्यों ना तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है ना तो यहाँ पर जर्मेनियम है कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ग्रुप पे कोई भी मेंबर हो तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो मैग्नीज लोग तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बोनिल वार्बोनिल भी दिख रहा है तो क्या इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब हम उनकी बात कर लेते हैं। फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे कि कौन सा जो है क्लोजो है और कौन सा नीडो है। सबसे ज्यादा फोकस अभी यहीं पर करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस श्योरली बनेंगे, ठीक है। देखो, तो आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर जरूरी है। कुछ यहाँ पर आइसोलोबल कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, बाकी इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अच्छे से मेन आइसोलोबल कॉन्सेप्ट दैट इज परफेक्ट आइसोलोबल कब बोलेंगे या काम चलो आइसोलोबल कब बोलेंगे। काम चलाओ इन द सेंस कि अगर अच्छी बात है स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉन तो मैच कर रहे हैं, ले लो भैया बोल दे आइसोलोबल का, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बात करेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर किसी मेटल कॉम्प्लेक्स जो दिया है आपके मेटलोबोरेन ने, तो अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, अरे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना इन द सेंस कि अगर उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है आइसोलेबल कहलाएगा किसके, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मेन ग्रुप फ्रेगमेंट के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही अगर 17 है, किसी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स वहां पर है जो 17 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है उस बोरेन को, इस फ्रेगमेंट को, ठीक है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे,
कि वो पक्का जो है 7 इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई मेन ग्रुप एलिमेंट या फ्रेगमेंट था उसके जगह में आकर के जुड़ा है। तो 16 के लिए 6, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है उस कॉम्प्लेक्स में तो मेन ग्रुप के लिए उसको 5 काउंट करना है। अरे तो कितना ध्यान रखोगे, ये याद रख लो ना कि 10 का गैप होगा। कितने का गैप होगा? 10 का, मेन ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस मेटल कॉम्प्लेक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो अल्टीमेटली 18 के लिए अगर मैं आइसोलोबर बोलूंगा, अगर मैं इसको, क्योंकि भाई हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, बोरान वाला, तो क्यों ना हम सबको पहले बोरान में ही कंप्लीट कन्वर्ट कर दें, क्योंकि बार बार दूसरा फार्मूला याद करने से अच्छा है कि जो फार्मूला पढ़े हो उसी कॉन्सेप्ट में सबको खींच के ले आओ। और अगर यहाँ तक खींच दिए, दैट इज उसको अगर आप बोरान के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, जैसे हम एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन को जैसे पहले बोरान में कन्वर्ट कर रहे थे, वैसे ही अगर हम इन कॉम्प्लेक्स को भी अगर बोरान के टर्म में अगर कन्वर्ट कर दें, तो फिर तो हम तो आसानी से उसी फार्मूले से BnHn -2 -4 करके पूरा तुरंत ही बता देंगे कि कौन क्लोजर होगा, कौन वीटो होगा, कौन अरेक्नो एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो अब यहाँ ये आगे जो मैं लिखा हूँ इसमें मेरे को ज्यादा कोई आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा भाई? जब बोरान से रिप्लेस करूंगा तो बोरान 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके? 5। तो 5 कौन देगा? हाइड्रोजन। तो 5 हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन दैट इज 5 3 8। लेकिन कार्बन वाले फैमिली से रिप्लेस करूंगा तो भैया कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो मेरे को 4 ही हाइड्रोजन और चाहिए। नाइट्रोजन से रिप्लेस करूंगा तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन और चाहिए। और ऑक्सीजन फैमिली से रिप्लेस करूंगा, मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अकेले ऑक्सीजन ही 6 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो कितना हाइड्रोजन का हेल्प लेना पड़ेगा मेरे को? 2 हाइड्रोजन। वैसे ही जब फ्लोरीन से रिप्लेस करना पड़े तो कितनी अच्छी बात होगी, सिर्फ 1 हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ेगी। समझ आया क्या? और अगर ये पहला लाइन समझ आ गया तो बाकी लाइन्स का क्या मतलब? कोई मजाल ही नहीं है कि आपको तकलीफ दे। ठीक है, पहला आया क्या भाई समझ में? अरे जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो, तो 17 के लिए क्या होगा? तो 17 के लिए मेन ग्रुप से अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स को रिप्लेस करना चाहूंगा तो 17 से 7 इलेक्ट्रॉन मैं वहां पर लूंगा, और 7 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में मैं बोरान से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो बोरान के लिए 7 चाहिए, तो 3 तो 4 हाइड्रोजन ले लो, तो BH4 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के टर्म में CH3 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के टर्म में NH2 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीजन के टर्म में लें तो ऑक्सीजन अकेले 6, 1 हाइड्रोजन 7, क्लोरीन तो अकेला ही 7 दे देता है। तो these all are isoelectronic to each other and these all are isoelectronic to each other। तो यहाँ पर जो आपके वर्टिकल लाइन में दिख रहे हैं सभी जो हैं एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपका कभी पढ़ते होना है, आजकल क्वेश्चन पूछता है, कौन बताओ तो आइसो प्रोटॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, आइसो बार्स हैं, ठीक है, आइसोटोन्स हैं, यही आइसो आइसो पता नहीं कितने बार क्या क्या पूछ लेते हैं। तो समझ आ रहा है कि भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन वैलेंस, देन दिस स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे बात करते हैं लास्ट वाला, देखो तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आपका जो है इन्वॉल्व कर रहा है उसमें मॉलिक्यूल में, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मेरे को रिप्लेस करना है मेन ग्रुप एलिमेंट से तो 12 के लिए कितना लूंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन जब लूंगा तो बोरान तो खुद 3 देता है, तो मेरे को चाहिए 2, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? बोरान के ऊपर प्लस लेना पड़ेगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। समझ आया क्या? लेकिन अगर मैं कार्बन से रिप्लेस करता हूं तो कार्बन तो अकेले 4 देता है, मेरे को चाहिए 2, तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज लगाना पड़ेगा मेरे को? 2 प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। समझ आया क्या? यस सर। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन का क्या मजाल है।
ठीक है, अब मेरी बारी कैसे, तो ये मैं बताऊंगा लास्ट में कि इसका क्या होगा। ये B3H8 को छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि MnCO3 यही तो है वो कॉम्प्लेक्स या जो ट्रांजिशन मेटल का फ्रेगमेंट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर मेरे को रिप्लेस करना है बोरान के टर्म में, क्योंकि मैं बोरान वाला फार्मूला जानता हूँ, तो मैं बोरान में ही सीधा कन्वर्ट करूंगा, मैं कार्बन वार्बन में नहीं जाने वाला, क्योंकि कार्बन में जाने के बाद सीधा फिर से बोरान में जाना पड़ेगा, उससे तो सीधा बोरान में आऊं। तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो बताओ, मैग्नीज जब CO3 के साथ जुड़ेगा, अरे ये कुछ नहीं है, ये यही तो है, ये यही है क्या भाई, MnCO3। अरे किसको काउंट करने नहीं आएगा कि इस कंडीशन में मैग्नीज के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरान के साथ जुड़ेगा कौन, मैग्नीज। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 7 7 13 13 कितने 13, एक 7 वाले हैं और एक 13 वाले हैं, कौन किसके साथ जाना चाहेगा। 7 मैंगनीज का बोल रहे हैं सर, और टोटल ओवरऑल 13। तो भाई हमको तो ओवरऑल चाहिए कि वो मैग्नीज का चाहिए। हाँ सर, ओवरऑल 13 होगा सर। इसीलिए 7 Obviously, देखो मैग्नीज बेचारा जब 7 ही देना रहता है तो कार्बोनिल का बोझ उठा के क्यों आता है। आजकल कोई किसी का बोझ नहीं उठाना चाहता, ठीक है, कुछ फायदा रहता है तो जैसे तभी 13 हाँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैग्नीज बस नहीं आया है, मैग्नीज जो है कोऑर्डिनेट होकर क्या है 3 कार्बोनिल के साथ। तो मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक कार्बोनिल जो है न्यूट्रल एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है न्यूट्रल एटम मेथड से, तो आपका जो है 3 कार्बोनिल मिलकर के 6, दैट इज यहाँ पर कितने 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मैग्नीज पर नहीं देखना है, मैग्नीज के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखना है। अब बताओ कि जब 13 होता है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के टाइम मेरा क्या होता है बी के टर्म में B 3, और जब ये 3 हो जाएगा तो ऑब्वियसली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे को कितना बोरान चाहिए रे, एक बोरान। एक बोरॉन तो इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने का नीडो क्या हो गया। मतलब था रे भैया, वो बोल रहा है कि इतना सारा लिखने का कोई मतलब नहीं था। B3H8 और ये कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ B है, समझ आया। तो एक B के जगह इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ गया था, तो अल्टीमेटली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B4H8 दैट इज B4H4 4 माइनस दैट इज नीडो। ऐसे सॉल्व होता है भाई। तो क्यों ना फटाक से कॉपी पेन उठाओ और कम से कम इनमें से 2 लोगों का तो बताओ, ताकि 2 को आप आफ्टर वीडियो कंप्लीशन आफ्टर क्लास घर के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में क्लोज सेकंड में क्या आएगा क्लोज। तो भैया बता दो मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन्स आप ले रहे हो कोबाल्ट के लिए। सर 9 कोबाल्ट का और Cp का 5, तो 9 5 हो जाएगा 14 और 14 के लिए 4, तो C के लिए फिर BH हाँ देन और आगे 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 फिर B, आप कितना बोरान लिया हो टोटल बताओ तो मेरे को। B5 B4 B6 B6 सर। B6। और समझ आ रहा है किसी को कि B6 क्यों आ रहा है, सबको समझ आ रहा है भाई। तो देखो हुआ क्या है सेकंड में, आपका जो है COCP है और COCP के लिए एक कोबाल्ट के पास 9 इलेक्ट्रॉन जैसा कि ये बता रही है, और Cp जो है साइक्लोपेंटाडाइन में न्यूट्रल एटम मेथड में ईटा 5 से जुड़ा है सपोज, तो वहां पर अगर आपकी हेप्टिसिटी नहीं दी रहती तो हमको मैक्सिमम हेप्टिसिटी को लेकर के सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां पर ये 5 दैट इज 14
और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए मेन ग्रुप एलिमेंट में चाहिए मेरे को 4, तो 4 के लिए अगर मैं बोरान के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक बोरान के लिए 3, तो एक हाइड्रोजन। तो COCP के लिए आपका एक BH बाहर में है क्या ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, आपको बाहर भी ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 निकाले हो आप COCP के लिए निकाले हो, न कि COCP2 के लिए निकाले हो। और बाहर क्या बैठा है, बाहर है आपका B4S6, दैट इज B4 हाँ B4 और 2 6 B6H8 B6H8 दैट इज B6H6 -2, और ये क्या हो गया आपका क्लोज। समझ आया आई थिंक। अब सब सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। यस सर, थर्ड में नहीं तो वेरी गुड। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बढ़ गया, आपको कार्बन को भी पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा BH में, ठीक है। ठीक है, तो ये अब आसान हो गए मेरे ख्याल से, ये सभी चीजें आप आसानी से अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर जो सीट्स मिले हैं आपको, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कौन क्लोज होगा कौन नीडो होगा, कल तक पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। सर इसकी पहले वाले स्लाइड का वो टेबल चाहिए था, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था। तो ये तो पूरा PDF में दूंगा, आप टेंशन क्यों लेती, ठीक है। यस सर। तो सब स्क्रीनशॉट लेते हो क्या इसका? सर जैसे कुछ को पता रहता है उसको ले लेते हैं, जिसमें पूरा एक्स्ट्रा भी दे रहता है टेबल को, उसको सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि और PDF इसके लिए डरो मत, ये तो पूरा PDF मिलेगा आपको, और PDF के साथ ही YouTube में आपको पूरा लेक्चर, आप अपने आवाज वगैरह को भी सब कुछ सुन सकती हैं कभी, ठीक है। ठीक है भाई, तो ज्यादा से ज्यादा बोला करो ताकि बाद में आप YouTube में अपनी वॉइस को फील कर सको, ठीक है। ठीक है, सो ये था आपके जो है डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स, और डिफरेंट टाइप के आपके जो बोरेन्स होते हैं, मेटालोबोरेन्स, कार्बोरेन्स, उनको जो है कैसे आइसोलोबल कॉन्सेप्ट और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से इनके स्ट्रक्चर और कौन से आपके क्लासिफिकेशन को कौन बिलोंग करते हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। ये आपकी अच्छी बुक के क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल आप अच्छे से एक्सरसाइज वो सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है।